माया उन्नदश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। संकल्प पत्र के माध्यम से जो मोदी जी को यहाँ से जो अनुमोदन लिखा जा रहा है शिक्षकों द्वारा, किस प्रकार कार्यक्रम है और सर कितना इस पर प्रभाव होगा आने वाले चुनाव? ऐसा हमारे मोदी जी का मानना है कि जनतंत्र जनता के द्वारा बनता है, तो जनता के सुझावों के द्वारा, समाज के सुझावों के द्वारा ही हम अपना संकल्प पत्र तैयार करें कि आने वाले समय में हमारी सरकार किन मुद्दों को लेकर चलेगी। तो उसी के तहत हम शिक्षक, शिक्षण संस्थान और प्रबुद्ध वर्ग इन सब के सुझाव ले रहे हैं, समाज के सब लोगों के सुझाव ले रहे हैं कि आप ऐसे सुझाव दीजिए जो हम आने वाले संकल्प पत्र में आपके लिए शामिल करें। और दलों में हम में एक बड़ा अंतर है कि वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। और आज तक जितने भी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किए हैं वो सारे पूरे किए, चाहे वो धारा 370 का था, चाहे वो देश में CAA लाने का था, चाहे वो राम मंदिर बनाने का था। जो भी मुद्दे भाजपा ने लिए हैं वो लागू किए हैं। समाज में अमन चैन लाना, देश को आगे बढ़ाना, वो सब किया। सर हमारा भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है, उसको लेकर अभी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी देखी जा रही हैं जो एक तरीके से कहा जाए तो अगर संकल्प ही होगा, यात्रा भी संकल्प के माध्यम से, पत्र भी संकल्प के माध्यम से, तो आने वाले ऐसे कौन से ऐसे संकल्प होंगे जो पूर्ण होंगे हमारे भारतवासियों में? जल्दी आपके पास संकल्प पत्र आ जाएगा आपके सामने। जो लोगों के सुझाव पूरे देश के निकल के आ रहे हैं, उनमें से ही हम आने वाले देश कल की और शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति ले आए हैं, वो जारी कर चुके हैं कि हम किस तरह से शिक्षा पद्धति के लिए काम करेंगे या देश समाज के लिए कैसे कैसे काम करेंगे। वो सब मुद्दे हमारे आ चुके हैं। फिर भी जो नई चीजें होंगी वो अब संकल्प पत्र में आ जाएंगी। सर शिक्षकों के माध्यम से एक सवाल है, प्राइवेट शिक्षकों को समय पर मान देना और एक मुफ्त मानदेय देना, वो आपने आवाज उठाई और वो उनका संकल्प भी पूरा हुआ। लेकिन अब जो पेंशन के लिए जो शिक्षक परेशान है, वो कहते हैं कि हमारी पेंशन नहीं मिलेगी आगे, उसके बारे में क्या आपकी तरफ से कारगर कोशिश हो पा रही है? इसको ये भ्रम फैलाया हुआ है जी जी। जो शिक्षक संगठन है कुछ या कर्मचारी संगठन है वो भ्रमित करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो नई पेंशन स्कीम है, NPS बोलते हैं जिसे, ये उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी 2005 में, और 2005 में इसे लागू करने वाले थे आदरणीय मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी समीक्षा करके, क्योंकि केंद्र में तो लागू हुआ था 2004 में, 2004 में अटल जी ने लागू किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष बाद 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई थी NPS। और उन्होंने सम्यक विचारोपरांत यानी कर्मचारी संगठनों से भी और शिक्षक संगठनों के नेताओं से भी मशवरा करने के बाद उन सबने कहा था कि NPS अच्छी है, लागू होनी चाहिए। तो NPS लागू हुई। तब तो उन शिक्षक संगठनों ने ढोल पीट कर स्कूलों में जा जाकर, जिलों में जा जाकर शोर मचाया कि हमने NPS लागू करा दिया। लेकिन अब देश में कमी कहाँ रही है कि आने वाले 10 साल बाद तक, 11 साल तक, 12 साल तक, यानी 2005 में लागू किया NPS, लेकिन 2017 तक जो शिक्षक का अंश या कर्मचारी का अंश कटना चाहिए था उसके वेतन से, ना तो वो कटा और ना जो सरकार को अपना अंश जमा करना चाहिए था ना वो जमा किया। इस कारण 12 साल तक यदि कोई शिक्षक या कोई कर्मचारी 2005 में नियुक्ति पा गया, 6 में पा गया, 7 में पा गया, 17 तक उसके अकाउंट में एक पैसा नहीं आया और ना सरकार ने दिया अपना अंश जो देना चाहिए था। 16 में अखिलेश जी ने काटना भी शुरू किया था, तो वो पैसा कहाँ किस अकाउंट में गया उसका कोई पता नहीं। 17 में जैसे हमारी सरकार बनी तो हमने वो पिछला भी बकाया देना शुरू किया और इस तरह से दिया जैसे मान लीजिए हम जनवरी 2017 का दे रहे हैं तो फिर दिसंबर 16 का भी दे रहे हैं, फरवरी 17 का दे रहे हैं तो नवंबर 16 का भी दे रहे हैं, हम मार्च 17 का दे रहे हैं तो फिर अक्टूबर 16 का भी दे रहे हैं। इस तरह एक एक महीने पीछे जाते हुए, एक एक महीने आगे जाते हुए उन्हें बकाया दिया। योगी जी ने 2022 के चुनाव से पहले 10,000 करोड़ रुपए किसान जो शिक्षकों का कर्मचारियों को बकाया था उसके लिए दिया कि इनका भुगतान हो जाए, वो कर दिया। अब ये भ्रामक जो प्रचार करते हैं कि साहब देखिए वो फला व्यक्ति 2018 में रिटायर हो गया और उसको केवल इतनी पेंशन मिल गई, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जिसका 10 साल कुछ कटा ही नहीं, जिसके खाते में कुछ जमा ही नहीं हो, उसे मिलेगा। तो उन सरकारों को दोष नहीं देते कि सपा बसपा की सरकार है जो रही,
उन्होंने 1 रुपए इनके अकाउंट में जमा नहीं किया और ना इनका कोई अकाउंट बनाया और ना इनका काटा। तो आज यदि कोई परेशान हो रहा है तो वो उसको लेके हो रहा है। लेकिन जो वर्तमान में शिक्षक हैं जिनको जो एनपीएस के दायरे में है, उनको भ्रमित होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उनका पैसा जिस शेयरों में लगाया गया, उनकी ग्रोथ रेट आप देख लो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो ONGC हो, इनमें जो पैसा उनका लगा है, केंद्र की प्रकल्प है, उनमें जो पैसा लगा है वो उनका सुरक्षित ही नहीं है, बढ़ भी रहा है। जिस रेशो में वो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उससे ज्यादा में यहाँ लग के बढ़ रहा है। दूसरा, उनमें एक आशंका फैलाई जाती है कि जब शेयर बाजार पे आधारित है तो कहीं ऐसा ना हो हमारा पैसा डूब जाए। मूलधन नहीं डूबने वाला। सर, जैसे MP में बताया जा रहा है कि शिक्षकों को पेंशन मिल भी पा रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी क्यों नहीं हो पा रहा? इस पर विचार किया जाएगा कि क्या इसमें उन्होंने क्या प्रावधान लागू किए हैं या क्या प्रावधान हो सकते हैं। अभी तक जो स्थिति है, मुझे लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने पहले एनपीएस को अच्छा माना, आज खराब बता रहे हैं, आने वाले कल में हो सकता है ये फिर रोए कि ओपीएस से तो एनपीएस अच्छा था, क्योंकि कितना वेतन इनका बढ़ जाएगा इसे अभी आपको कल्पना नहीं। जो व्यक्ति 2008 में नौकरी कर रहे थे, हमारे शिक्षक खड़े से पूछ रहे ना कि 2008 में सैलरी क्या थी और 2020 में या 2022 में उनकी सैलरी क्या है। तो जो आज नियुक्ति पा रहा है वो आज से 25 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी, उसके लेवल पर उसको कितना पैसा मिलेगा, उसकी कल्पना नहीं। सर, 2024 के इलेक्शन को लेकर किस प्रकार रखता है और क्या भूमिका रहेगी भाजपा की, जो आने वाले चुनाव को एकदम बताया जा रहा है कि अब की बार 400 के पार, किस प्रकार आंकड़ा पूरा होगा? अवश्य ही जो मोदी जी संकल्प लेते हैं ना, मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी सफल होगी। 400 के पार ही भाजपा इस बार जाने वाली है। भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मिलाकर हम सब लोग 400 से पार जाने वाले हैं। समाज का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, कहीं चले जाओ आप, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। ये पहली बार आप देख रहे होंगे सरकारों में, भाजपा की सरकारों को, कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उल्टे इनके कामों के आधार पर वोट बढ़ रहा है। हर बार मोदी जी जब गुजरात में रहे 13 साल मुख्यमंत्री, तो हर बार उनकी वोट बढ़ के आई, सीट बढ़ के आई। इसी प्रकार देश में आज देख लीजिए, देश में भाजपा को मानो पहली बार में 272 मिले थे, अगली बार 282 मिले। और भाजपा की कह रहा हूँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तो हर बार बड़ी बनी है, लेकिन भाजपा की भी बढ़ी है और इस बार निश्चित रूप से 400 पार। सर, जातिवाद की बात करी जाए तो किस ओर रहेगा अब की बार इस जाति समीकरण को लेकर भाजपा का? जाति समीकरण में भाजपा की जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि 4 जातियां हैं समाज में। जाति माने पहचान होता है, 4 वर्ग में उन्होंने पूरे समाज को माना है। युवा है, गरीब है, किसान है, महिला है, इनमें कौन रह गया, कौन इससे बचा? जिस तरह से मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया था, क्या उसमें कोई कमी छोड़ी? कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसके साथ कोई भेदभाव किया हो, चाहे किसी ने वोट दिया था या नहीं दिया था। वोट का कभी आधार मोदी जी ने नहीं माना। एक आदर्श प्रधानमंत्री, आदर्श नेता, आदर्श राजनीतिक क्षेत्र कैसा होना चाहिए उन्होंने करके दिखाया है। तो हम सब लोगों ने देखा कि जिस तरह उन्होंने सबका विश्वास जीता है, अब उन्होंने आगे आह्वान किया कि सबका प्रयास, सब लोग लगे देश को विकसित बनाने के लिए, और इसमें आप सबकी भी सहभागिता और आप सबका भी भागीदारी, और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो भी माननीय मोदी जी ने जिन सांसदों को टिकट दिया है, बुलंदशहर से भोला सिंह जी हैं, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, अन्य सीटों से भी हमारे प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, उन सबको भी अपना भरपूर समर्थन देकर मोदी जी को सफल बनाने। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब